खबरें विद न्यूज हाट में सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सीनियर तो अभी हुए नहीं है, लेकिन चलिए आपने बोला इसके लिए धन्यवाद। मुझसे तो सीनियर है आप। हाँ, आपसे थोड़े सीनियर जरूर हैं और कुर्सियां बदली हुई हैं जी। हमेशा हम उस तरफ बैठते रहे हैं क्योंकि सर को कुछ जरूरी काम है, तो हम लोग अभी इधर बैठे हुए हैं। आज आप एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि विश्लेषण में आप अपना एक अहम रोल निभाने वाले हैं। जी जी बताइए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल का जो दिन रहा वह राजनीतिक नजरिए से काफी ज्यादा अहम रहा, काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा, महत्वपूर्ण रहा। कल दो गृह मंत्रियों ने आपस में मुलाकात की, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह। तो सबसे पहले सागर जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो दो गृह मंत्रियों का आपस में मुलाकात रहा वो किस तरीके से अहमियत रखता है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहमियत वाली खबर है। इसको कई नजरिए से लोग देख रहे हैं जी। आप इसे पॉलिटिकल नजरिए से भी देख सकते हैं, आप इसे एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से भी देख सकते हैं, और मेरी बात अगर आप करेंगी तो देखिए बहुत ज्यादा तो अनुभव मेरा नहीं है पत्रकारिता में, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि ये पावर शिफ्टिंग का समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में पावर शिफ्ट हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुलरुए नेता कौन हुए करते थे बिहार में? नाम लेना थोड़ा उचित हम नहीं समझते हैं, लेकिन सबसे दुलरुए नेता में किसी एक खास नेता के नाम आता था। और जब से सम्राट चौधरी का उदय गृह मंत्री के तौर पर, यानी गृह मंत्री के नामों की चर्चा जब से शुरू हुई है, तब से वो नेता थोड़े गायब से दिख रहे हैं। और पहुंचते हैं, कार्यक्रम में पहुंचे भी हुए थे जी। लेकिन अमित शाह, देखिए अमित शाह का एक स्टाइल है काम करने का, वो हर जगह अपना एक दूत बना देते हैं, एक अपना विश्वासी आदमी जो है वो खड़ा कर देते हैं, है ना। अब उसका अपना पावर वो उसको दे देते हैं, है ना। बोलते हैं कि अब तुम अमित शाह, और ये एरिया तुम्हारा, अब यहाँ पे तुम अमित शाह बन के काम करो। और मोदी जी भी अमित शाह जी को इसी तरह से कार्य सौंप देते हैं, है ना। ये एरिया सौंप दिया, बोले कि अब तुम मोदी बन जाओ, तो उस एरिया का उतना देर के लिए वो मोदी जी बन जाते हैं और वो काम करते हैं। तो अमित शाह भी उसी फॉर्मूले पर क्या करते हैं कि जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया में एक अमित शाह बना देते हैं। तो बिहार में भी एक अमित शाह बनाए गए थे जी। ठीक है, लेकिन जब से सम्राट युग का उदय हुआ है, अब जो है पावर शिफ्ट हो गया, उनका पावर सम्राट चौधरी में आ गया है जी। और यही पावर शिफ्टिंग की तस्वीरें आप देख रही हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लहजे में आप देखें कि दो गृह मंत्रियों की मुलाकात है, और गृह मंत्री युवा, ऊर्जावान, जोशीले इसलिए बनाए गए हैं कि बार बार वो केंद्र के तरफ से जो आयोजित बैठकें हैं उनमें भाग लेते रहे और केंद्रीय गृह मंत्री के हमेशा संपर्क में रहे। तो ये देश के लिए और राज्य के लिए भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है कि गृह मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है, तो दोनों 1 to 1 कनेक्टेड हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तस्वीर है, सियासी लहजे से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से भी जी। अच्छा सर, कल जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के बड़े नेताओं को बुलाया गया भोज के लिए, तो ये जो भोज हुआ है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या मायने रखता है? इस पे थोड़ा करेक्ट करेंगे, कल ये भोज नहीं था, ये भोज परसों रात में हुआ था, लेकिन अपडेट्स जो है वो कल निकल कर आए हैं कि आखिर इस बैठक में, इस मीटिंग में, इस महाभोज में हुआ क्या है। इस बैठक की चर्चा हम लोगों ने कल के कार्यक्रम में की थी कि ये बैठक हुआ है, एनडीए के तमाम नेताओं को जेपी नड्डा के आवास पर बुलाया गया है। और जो हमारे दिल्ली से पत्रकार पंकज मिश्रा सर जुड़ते हैं, उन्होंने भी डिटेल्स बताए थे इसके बारे में कि अमित शाह भी इस बैठक में जा सकते हैं। तो अमित शाह भी इस बैठक में गए थे। कौन कौन लोग और गए थे? तो जो लोग बिहार चुनाव में लगे हुए थे, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बिहार चुनाव में और इस जीत के वो गवाह बने हैं, जीत में योगदान है उन लोगों को, तो उन लोगों को वहां पर बुलाया गया था।
अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर ठीक है, भोज तो ठीक है, लेकिन सियासत में हर चीज के मायने होते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं होता है जी। भोज, सियासी भोज, यहाँ जब दही चूड़ा का भोज होता है ना सियासत, तो लगता है कि सरकारें पलट जाएगा, है ना। तो सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। तो जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो वहां जरूर पकी है। मुझे एक बयान वहां से जो निकल कर आया है दिल्ली से, वो मुझे याद आ रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ बातें की हैं, जो वहां पे जो कोर टीम के लोग थे भाजपा के, खास करके उनको कहा गया है, 2-3 बातें कही गई हैं, बहुत ध्यान देने वाली वो बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें एक बात तो कहा गया है कि देखिए तैयार रहिए, एक्टिव रहिए, छुट्टी नहीं हुई है। मतलब होता है ना कि स्कूल बच्चा गया और छुट्टी होके आता है तो फिर उसकी माँ कहती है कि अभी सोना नहीं है, अभी ट्यूशन भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, बाकी है, अभी खेल अभी बाकी है। तो जो नेता चाह रहे थे कि भाई बिहार चुनाव जीत गए, अब 202 सीट आ गया, आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो उनको बताया गया कि भाई छुट्टी नहीं हुई है। क्योंकि अभी काम बाकी है, दिल्ली से कोलकाता भी जाना है, ठीक है ना, और बंगाल अभी बाकी है। कहा गया स्पष्ट तौर से गृह मंत्री के द्वारा, किसी को भी कहीं भी भेजा जा सकता है, तैयार रहिए, एक्टिव रहिए, बंगाल पर नजर बनाए रहिए, कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है आपको। ये बातें जो है बता दी गई। तो आप समझिए कि अब बिहार के बाद जो है सियासत किधर शिफ्ट हो रहा है, बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि बड़ा लोग कॉलर टाइट करके यहाँ से बिहार से गया था, हम ही ना जिताए हैं बिहार चुनाव, किसके वजह से जीते, हम ही जिताए हैं। हर नेता अपने अपने एंगल से, सबकी भूमिका रही है ना। लेकिन अमित शाह ने एक बात कही वहां पर, जितने इतराते हुए जो लोग थे, देखिए अमित शाह ऐसे ही नहीं चाणक्य कहे जाते हैं, भांप लेते हैं, वो माहौल को भांप लेते हैं, अंदर की कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ लेते हैं, संघर्ष करके आए हैं ना यहाँ तक। हाँ जी। तो अमित शाह ने ये बातें कही कि घमंड मत पालिएगा, ये आपकी या किसी व्यक्तिगत आदमी की जीत नहीं है, ये जीत सामूहिक जीत है, सामूहिक, आपकी भी जीत है, आपकी भी जीत है, आपका भी प्रयास है, आपका भी प्रयास है, सबकी सामूहिक जीत है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। इसलिए घमंड किसी को भी रखना नहीं है, घमंड एकदम मत पालिएगा, है ना। तो ये 2 बड़े संदेश जो है, ये मूल मंत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जी सर। घमंड मत पालिए और तैयार रहिए, आगे काम बहुत करना है। तो ये बातें जो है वहां से छन के आई हैं। और देखिए जीत के बाद या हार के बाद समीक्षा की जाती है ना, क्यों हारे, और जीत के बाद अब अति उत्साह में लोग कहीं रिलैक्स ना हो जाए, तो इस वजह से भी ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण था। लोगों में उत्साह और उत्तेजना जो है वो है, लेकिन वो बना रहे, है ना, अहंकार ना हो जाए। तो इसके लिए, इस लिहाज से जो है ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण था। भोज के बहाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे मुलाकात की और ये स्पष्ट संदेश जो है वो नेताओं को दे दिए गए जी। सर वैसे तो चुनाव परिणामों के बाद हर दिन बहुत ही ज्यादा महत्व रख रहा है, विशेष है, कई सारी चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। तो आज का कोई ऐसा कुछ बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है? देखिए पॉलिटिकल इवेंट की अगर बात करेंगी तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल इवेंट है। आज जो है लोजपा रामविलास जो पार्टी है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनके तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शब्द तो बाद में जुटा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना पहले ही हो चुकी थी। और लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना 25वां स्थापना दिवस जो है वो आज पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो अपने कार्यकर्ताओं और जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको संबोधित करेंगे। यानी चुनाव जीतने के बाद एक बड़ी लकीर खींचने के बाद चिराग पासवान फिर से अपने कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। और जब कार्यकर्ताओं के बीच में जब रहते हैं चिराग पासवान, तो उनके शब्द, उनके आव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज
उनका तरीका किस प्रकार का रहता है, तो आज जरूर कुछ जोशीले बातचीत, कुछ ओजस्वी भाषण हमको चिराग पासवान के सुनने को मिलेंगे। वो अभी हम न्यूज हाट पे दिखाएंगे अपने दर्शकों को। तो राजद के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी काफी चर्चाओं में रहे। कल उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया, पत्रकारों ने उनसे कई तरीके के सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो पत्रकार के सवाल का जवाब दिए बिना चले गए वहां से। बिल्कुल। तो मतलब ये आखिर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं तेजस्वी यादव? चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव आखिर मीडिया से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे ठीक ढंग से। हम लोग पूछने का प्रयास करते ही हैं। आप तो एज सीनियर रिपोर्टर है, पूछने की कोशिश करिए। लगातार हम लोग पूछने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन दूरी बना के रखे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, अपनी रणनीति होती है, लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा है कि आखिर तेजस्वी यादव आनन फानन में परेशान वो दिल्ली क्यों गए? सबसे बड़ा सवाल यही कौन रहा है। हर जो पत्रकार है, हर जो विश्लेषक है और आम जनता भी यही सोच रही है, जो उनके कार्यकर्ता हैं उन पर भी ये सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या होगा। नहीं बोल रहे हैं, इस पर तो हम लोगों ने बहुत बात कर लिया कि मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने भी कई नेताओं से बयान लिए। कुल मिलाकर कहानी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव हार को नहीं पचा पा रहे हैं कि क्या। अभी तेजस्वी यादव आत्म मंथन कर रहे हैं, परेशान हैं, क्या बोले क्या नहीं बोले वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, वो आत्म मंथन का उनके अंदर दौर चल रहा है। लेकिन वो दिल्ली क्यों गए, ये बड़ा सवाल है जी। तो देखिए, 2-3 तरह की चर्चाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये जानकारी है और ये सच बातें हैं, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, जो फील्ड में चर्चा है, जो पत्रकारों के बीच में बातचीत हो रही है, एक तो महत्वपूर्ण बात है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ये जो है ना, ये बचाना और ये मिलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है जी। क्योंकि अब तो सब चीज तो मोटा मोटी खत्म ही हो गया। मुख्यमंत्री तो 5 साल नहीं बनेंगे, नहीं है ना, तो और तो संभावना ही सब खत्म हो गया। अब एक ही चीज है ना कि अपना नेता प्रतिपक्ष वाला पोजीशन को कैसे बचाएं, हाँ, वो कैसे सलामत रखें। हाँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भाई वो अधिकार होता है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का मिलने का मतलब है कि आपको मंत्री का दर्जा मिल गया, है ना, और उसकी तमाम जो है सुविधाएं मिल गई। नेता प्रतिपक्ष आप जब बनेंगे तो आपका एक वजूद भी रहेगा, आपकी आवाज, हालांकि नेता प्रतिपक्ष नहीं भी रहेंगे तब पर भी तेजस्वी यादव जो बोलेंगे वो मीडिया हाइलाइट्स बनेगी ही बनेगी। लेकिन एक पद जरूरी होता है, गरिमा वाला पद है। आप अगर संवैधानिक तरीके से आप इसे देखें तो देखिए, कई चीजों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है, जैसे कि राज्य सतर्कता आयुक्त, स्टेट विजिलेंस कमिश्नर जो बनाए जाते हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राज्य सूचना आयुक्त जो बनाए जाते हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। मानवाधिकार आयोग जो है, उनके अध्यक्ष और सदस्य जो बनाए जाते हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। लोकपाल या लोकायुक्त अगर हो तो उसमें भूमिका रहती है। और तो ये सारी चीजें हैं, और मंत्री का दर्जा भी मिलता है। अच्छा सर, कल तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर तो दिखे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम सवाल ये है कि आखिर वो दिल्ली इतने हड़बड़ी में रवाना क्यों हुए? ये बड़ा सवाल है। बिहार में बैठा हुआ हर पत्रकार यही सोच रहा है। तो सवाल बड़ी गंभीर है कि तेजस्वी यादव कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं, और तेजस्वी यादव दिल्ली क्यों चले गए हड़बड़ाहट में। और 2-3 दिन पहले उनकी वाइफ, उनकी जो पत्नी थी वो चली गई थी। 10-15 दिन पहले उनकी बहन रोते रोते चली गई थी। तो जाने का प्रक्रिया जो है राबड़ी आवास से लगातार जारी है। और राबड़ी आवास पर आप देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, इस बार खूब निगेटिव हो रहा है, क्योंकि राबड़ी आवास भी खाली करने के लिए जो है वो आदेश आ गया है। तो चलिए, तमाम खबरें तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली क्यों चले गए। तो तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए, उसमें 1-2 पेच जो है वो समझ में आ रहा है, और जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, देखिए ये सच है कि झूठ है ये बात हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चर्चा का केंद्र है। जो आपस में पत्रकारों के बीच में कुछ चर्चाएं हो रही हैं, वो हम दर्शकों को यहाँ बताना चाहते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा का सत्र 1 तारीख से शुरू है, और वहां पर नेता जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो जो है विधायक, जो सदन के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करेंगे, और सदन के अध्यक्ष फिर जो है विधायकों का
वो है शपथ करवाएंगे। हाँ, शपथ ग्रहण होगा जी, है ना। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष का भी चयन किया जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष कैसे चुने जाते हैं, तो भाई 10% सीटें होनी चाहिए जी, जिसके पास होगा, है ना, तो उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। तो आंकड़े के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो राजद के पास यानी कि तेजस्वी यादव के पास नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के आंकड़े हैं, है ना। कुल 25 सीटें वो जीत के आए हैं और 243 सीटों के हिसाब से 24 सीटें, लगभग 24-25 सीटें जिसके पास है वो नेता प्रतिपक्ष बन सकता है ना, सीटों के हिसाब से। तो सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अहम क्यों है, अब अहम क्यों हो जाती है, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री तो बनने से रहे, डिप्टी सीएम बनने से रहे, अभी बीच बीच में नीतीश कुमार और राजद के बीच में रास्ता बनता हुआ दिख नहीं रहा है ना। क्योंकि अब तो भाई अब ये हो गया ना कि पहले एक नारा चलता था कि नीतीश कुमार सबके हैं, हाँ, ये चलता था, आपको भी याद होगा, नीतीश कुमार जी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पे चलता था जदयू के कि नीतीश सबके हैं। लेकिन अब जब राबड़ी आवास को हटा लिया गया है, मतलब राबड़ी आवास खाली करा लिया गया है, तो अब भाजपा कह रही है कि नीतीश अब सबके नहीं है ना, सबके हैं लेकिन राजद के नहीं है नीतीश, है ना। तो ये परसेप्शन जो है वो खत्म हो गया कि नीतीश सबके हैं, है ना। नीतीश इधर भाजपा के हैं, एनडीए के हैं, आम जनता के हैं, लेकिन राजद के नहीं है, लालू जी के नीतीश नहीं है। ये परसेप्शन जो है अब हो गया। तो अब क्या होगा, तो तेजस्वी यादव के पास तो एक ही ऑप्शन है कि भाई किसी तरह से अपना नेता प्रतिपक्ष वाला कुर्सी बचा ले, है ना। बहुत सारी उसमें सुविधाएं रहती हैं। नेता प्रतिपक्ष का जो सीट है तो उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, जो राज्य सतर्कता आयुक्त जो है वो चयन करने में उनकी भूमिका होती है, राज्य सूचना आयुक्त यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर चुनने में उनकी भूमिका होती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य चुनने में उनकी भूमिका होती है ना। लोकायुक्त कुछ भी होगा तो उसके चयन में भूमिका होती है, और मंत्री का दर्जा होता है, वो सुविधाएं होती हैं, उनकी आवाज जो है वो सुनी जाती है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, तो अब आप कहेंगे कि भाई 25 सीट है, ये है 24-25 सीट चाहिए तो बन जाएंगे, दिक्कत कहाँ है? हाँ जी, दिक्कत फिर कहाँ आ रही है? देखिए, दिक्कत यही है ना कि अमित शाह बैठे हुए हैं उधर, अच्छा, है ना। और अमित शाह को बहुत इन चीजों के बारे में माहिर खिलाड़ी कहा जाता है ना। अमित शाह जो है वो, अब देखिए कर्नाटक में क्या स्थिति हुआ है। कर्नाटक में लग रहा है कि कभी भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और भाजपा की सरकार बन जाएगी, है ना जी। तो और भी कई जगह उदाहरण रहे हैं अमित शाह की भूमिका जहां जहां रही है, वहां बना हुआ जो सरकार है ना वो गड़बड़ा के और वहां भाजपा की सरकारें बन जाया करती हैं। तो तेजस्वी यादव को ऐसा हुआ कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है तेजस्वी यादव को कुछ इस तरह का भय सता रहा होगा, है ना, कि उनके विधायक कहीं टूट न जाए, कहीं नेता प्रतिपक्ष में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, है ना। ये भी उनके मन में हो सकता है जी। तो एक जो आम जो चर्चा है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले अंदर में कांग्रेस में मंथन चल रहा था कि इंडिया गठबंधन को अब तोड़ देना चाहिए। राज्यों में कोई फायदा जो है वो कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है इंडिया गठबंधन करने से, है ना। मतलब वो टर्नअप राज्य के जो दल हैं, तो क्षेत्रीय दलों का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है, वो टर्नअप नहीं करा पा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। तो इंडिया गठबंधन जो है वो टूटने के भी कगार पर है। तो अंदर अंदर ये चर्चाएं थी कि कहीं राजद और कांग्रेस के रिश्ते भी टूट ना जाए, है ना। तो राजद और कांग्रेस का रिश्ता टूट जाएगा तो अब तो निकट भविष्य में चुनाव है नहीं, आगे लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें राहुल गांधी का चेहरा थोड़ा काम आता है तेजस्वी यादव के लिए, और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चाहिए बिहार में। तो एक मिलकर एक मोटा मोटी हार के बाद एक मोटा मोटी मसौदा जो है वो तैयार कर लिया जाए कि भाई हम लोग साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी से मिलकर या फिर केसी वेणुगोपाल से मिलकर या किसी भी तरीके से, है ना, बिना कोई लाव लश्कर किए हुए, बिना मीडिया में खबरें फैलाए हुए एक औपचारिक जो है वो आपसी सामंजस्य बैठा लिया जाए कि बिहार विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो तेजस्वी यादव को कम से कम वो मिल जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, विधायक कहीं टूटे उटे नहीं, राजद के इधर से उधर, कांग्रेस के विधायक कहीं इधर, कांग्रेस को भी डर है कि उसका 4 को विधायक टूट सकता है ना, वो भी खबर चल रही है। तो मिल बात कर ये जो है दिल्ली जाके
फरिया लेंगे कि भाई कम से कम, क्योंकि फिर 1 तारीख को तो आना ही होगा उनको, हाँ जी, है ना। 1 तारीख को फिर शपथ उपथ होगा तो आना ही पड़ेगा तेजस्वी यादव को। तो ये जो है आम चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए ही दिल्ली गए होंगे। इसमें एक आईपी गुप्ता की भी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अच्छा। और कहा जा रहा है कि वह भी इधर से उधर कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी संपर्क कई एनडीए के नेताओं से हैं। अच्छा सर, ये भी खबर आ रही थी कि हो सकता है वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ बाहर जाए, वेकेशन मनाने जाए, क्योंकि जो इतनी करारी हार का वो सामना किए हैं उससे थोड़ा वो रिचार्ज होकर आएंगे वापस भारत। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने वो निकले हुए थे, ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि 2 कारणों से ये मुझे नहीं लगता है कि एक तो बिहार विधानसभा का सत्र चलने वाला है, उसमें शपथ वगैरह भी करना है इनको, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी लेनी है और सदन में अपना ओजस्वी भाषण भी देना है ना। हमको लगता है कि पहला जो हार के बाद वो बोलेंगे वो सदन में ही बोलेंगे। एक तो ये, और दूसरा ये है कि अभी वेकेशन पर अगर जाएंगे और वहां से तस्वीरों और वीडियो कहीं वायरल हो गई तो फिर कार्यकर्ताओं में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, है ना। रोहिणी आचार्य कितना रोकर यहाँ से गई हैं, है ना। तो एक परिवार में भी टेंशन का माहौल है। तो मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि वो वेकेशन पर जाएंगे। मुझे जो चर्चाएं जो चल रही हैं वही अभी फिलहाल ये चीजें लग रही हैं। बाकी तेजस्वी यादव के बारे में जो अपडेट आएगा वो हम दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, आप समझ ही गए होंगे कि तेजस्वी यादव क्यों इतने हड़बड़ी में दिल्ली गए हैं। सम्राट चौधरी और अमित शाह ने जो मुलाकात की है उसके बारे में भी हमने बात की और काफी सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की है आज सागर जी के साथ। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज हाट के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।